નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું વિરાજ શાહ નમો ગુજરાતમાં રૂબરૂ કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણી વચ્ચે સ્તંભકાર કોલમિસ્ટ શ્રી અશોક મલિક સાહેબ પધાર્યા છે, જેઓ દિલ્હીથી પ્રકાશિત થતા ઘણા સમાચાર પત્રોમાં નિયમિતપણે પોતાની कॉलम લખે છે. अशोक साहब, नमो गुजरात के इस रूबरू कार्यक्रम में मैं विराज आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ. धन्यवाद. और आशा रखती हूँ हमारी ये चर्चा बहुत मज़ेदार रहेगी. आपने बार बार आके ये जो गुजरात में इलेक्शन का माहौल है उसको देखा हुआ है सर, तो इस बार का जो ये माहौल है इलेक्शन का, तो उसके बारे में आपको इस बार के इलेक्शन में कौन सा मुख्य मुद्दा, मतलब कौन कौन से मुख्य मुद्दे लगते हैं इस इलेक्शन में? देखिए, ये मेरा चौथा चुनाव है गुजरात में. जी मैं हाँ. पहली बार आया था 1994 या 5 में जो चुनाव हुआ था, जिसमें ओके. बीजेपी पहली बार आई थी. हाँ जी. उसके बाद लगातार 3 चुनाव उसके बाद मैं कर चुका हूँ, 2002, 2007 और 2012. हाँ जी. इस बार का चुनाव पिछले चुनावों की तुलना में अलग है, क्योंकि कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है. सही बात है सर. मुझे तो एक चुनाव दिख ही नहीं रहा, क्योंकि मुझे कल एक मित्र मिले कल शाम को, उन्होंने कहा इस बार कुछ ज़्यादा ही वन साइडेड लग रहा है. ओह. तो मैंने कहा बस आप, क्योंकि वो भाजपा के एक समर्थक है, मैंने कहा आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे. उसने कहा देखिए काम तो करना पड़ेगा. जी हाँ. तो इस बार कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं उठा. और दूसरा, बीजेपी और नरेंद्र मोदी इस बार डेवलपमेंट के इशू पे चुनाव लड़ना भी चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं. भावनात्मक मुद्दा नहीं लाना चाहते. हाँ, वो काम करके जो किया है उसके ऊपर ही बात चल रही है. ये देखा जाए तो या तो हम इसको रिस्की स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, क्योंकि भारत में ये ज़्यादा हुआ नहीं है. कि लोग समझते हैं कि यहाँ आपने जितना भी काम किया हो राज्य में या कोई केंद्र में, आपको चुनाव के समय कोई डिविजिव मुद्दा, कोई भावनात्मक मुद्दा, कोई इमोशनल मुद्दा लाना ही पड़ेगा. इस बार भाजपा वो नहीं ला रही. जी. तो एक लोग कह रहे हैं कि एक बहुत एक नई स्थिति है. जी. मगर अगर इस बार भाजपा और नरेंद्र मोदी भावनात्मक मुद्दा नहीं लाएं और डेवलपमेंट के कार्ड पे दोबारा जीतें, जी. तो मैं समझता हूँ भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ी बात होगी कि आप डेवलपमेंट के मुद्दे को सामने रखकर, केवल 5 वर्ष में हमने जो काम किया उसको सामने रख के चुनाव जीत सकते हैं, लोगों को संतुष्ट रख सकते हैं. ये बहुत बड़ी बात होगी. ये हमारी केवल गुजरात की बात नहीं कर रहा, देश की जो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी है उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा. जी सर, बहुत सही बात कही आपने. और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बार का जो ये गुजरात का इलेक्शन है वो देश की राजनीति के लिए भी बहुत एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा. तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? इसके 2-3 कारण हैं. एक कारण देखा जाए तो हाँ, बहुत लोग समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गुजरात में तीसरी बार जब जीतें तो उसके 1 वर्ष या कुछ महीने बाद शायद दिल्ली आएँ और 2014 चुनाव में दिल्ली से लड़ें. तो हाँ, उस कारण बहुत लोग इस चुनाव को देख रहे हैं कि इसके बाद मोदी जी क्या करते हैं. जी. मगर ये विषय केवल नरेंद्र मोदी या केवल एक इंडिविजुअल का नहीं है. जी. गुजरात का जो मॉडल रहा है, डेवलपमेंट मॉडल, एक अथॉरिटेटिव नेता जो जिसका एक विजन हो जी. और वो एक सेट स्ट्रैटेजी हो, वो करप्शन टॉलरेट नहीं करे, वो बिजनेस को इनकरेज करे मगर करप्शन टॉलरेट नहीं करे, उसके उस पर कोई दाग ना लगा हो, उसको कोई भाई भतीजावाद ऐसा कोई चक्कर ना हो. अगर वो किसी कंपनी से बात करे और उसको ज़मीन दे कोई प्रोजेक्ट के लिए, वो इस कारण दे कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, गुजरात का भला होगा. इस कारण से नहीं दे कि मेरी बहन का पति यहाँ काम करता है जी. या उसकी कोई डील है इसके साथ. जी. तो पिछले खास करके 2009 के चुनाव के बाद यूपीए सरकार की छवि थोड़ी ठीक नहीं रही. और कई लोग जो 2009 में जिन्होंने बीजेपी कांग्रेस को वोट दिया और यूपीए को वोट दिया, वो काफ़ी निराश हैं. वो समझते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग और क्लियर हेडेड गवर्नेंस होनी चाहिए थी दिल्ली में, वो नहीं हो पाई. तो अगर गुजरात में मोदी का मॉडल सक्सीड करता है
तो लोग ये समझेंगे कि ये मॉडल या ऐसा कोई मॉडल का दिल्ली में भी आ सकता है। जी हाँ। तो इस कारण से इस चुनाव को लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं। बहुत सही कहा सर आपने। और आपने गुजरात के विकास के मॉडल की जो बात की, तो जो गुजरात का मॉडल है और देश के विकास का एक खुद का एक मॉडल है, और हमारे देश के दूसरे राज्यों के भी कुछ प्रस्थापित किए हुए मॉडल है इस प्रगति के मतलब विकास के पंथ पे। तो आपको गुजरात का मॉडल और ये जो देश का मेन अपना खुद का एक बेसिक मॉडल है, उसमें क्या भिन्नता दिखाई दे रही है? देखिए, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि इसमें आपने बहुत सवाल पूछे मुझे। हाँ जी। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मोदी ने गुजरात में कुछ नहीं किया, क्योंकि गुजरात तो पहले से ही प्रगतिशील राज्य था। ये बात सही है। मोदी जी के आने के पहले, मोदी जी के जन्म के पहले मैं कहूँगा, गुजरात प्रगतिशील था, इकोनॉमिकली डेवलप था। मैं यहाँ पहली बार आया था अर्ली 1990s में, तब भी गुजरात की सड़कें देश की सड़कों से बहुत बेहतर थी। जी। मगर नरेंद्र मोदी का मॉडल क्या है? वो ये है कि गुजरात का बेस बहुत ही हाई था, उसके ऊपर भी 10% ग्रोथ पर ईयर उन्होंने अचीव किया है। तो एक हाई बेस एक डेवलप स्टेट को और भी डेवलप बनाया है। जी हाँ। दूसरा, गुजरात 1990s तक अगर 2-3 कमोडिटीज़ जैसे पेट्रोकेमिकल्स और सीमेंट को छोड़ दें, तो ज़्यादातर ट्रेडिंग सोसाइटी थी। यहाँ से ट्रेड बहुत होता था, यहाँ के पोर्ट्स थे, मगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम होती थी तुलना में। ओके। मोदी जी ने गुजरात की सोसाइटी को एक ट्रेडिंग सोसाइटी से एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी बनाया है। ये अगर देखा जाए तो भारत के किसी राज्य में इतनी प्रगति से, इतनी स्पीड से नहीं हुआ है। कुछ हद तक तमिलनाडु में हुआ है, कुछ हद तक महाराष्ट्र में हुआ है, पर जितना यहाँ हुआ है शायद केवल चाइना के जो ईस्टर्न जो पूर्वी चाइना के जो प्रोविंसेस हैं, जहाँ बहुत रैपिड ग्रोथ हुई है 1970s के बाद, 1980s के बाद, जी हाँ। उनकी तुलना में अगर हम किसी भारत के राज्य को देखें तो केवल गुजरात खड़ा होता है। सही बात है सर। अब देखिए, यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर 20 वर्ष पहले तो था ही नहीं। आज इतनी कंपनियां आई हैं, इतनी नौकरियां पैदा हुई हैं। कच्छ को देखिए, मैं कच्छ में गया था भूकंप के बाद। वहाँ कच्छ एक बहुत सुंदर जगह है, मगर कच्छ के लोग खुद कहते थे कि हमें अगर कुछ कमाना है, कुछ पैसे कमाने हैं, तो हमें दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, देश के बाहर जाना है, और फिर हम वापस आएंगे अपने गांव में दिवाली के लिए, छुट्टी के लिए, या कोई अगर हम मुसलमान हैं तो कोई ईद के लिए। मगर कच्छ में हम काम नहीं कर सकते। ये कच्छ के लोग कहते थे, हिंदू हो मुसलमान हो सब कहते थे। सब कहते हैं, ठीक है। भूकंप के बाद कच्छ का जो डेवलपमेंट हुआ है, और ये इसका श्रेय मोदी जी को जाता है, क्योंकि उनका आइडिया था कि यहाँ एक इकोनॉमिक रिवाइवल का पैकेज शुरू करो। गुजरात में तो डेवलपमेंट हुई है, मगर कच्छ में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है भूकंप के बाद, जो एक चैलेंज था उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाना, हाँ जी। ये मैं कहूँगा ये मोदी मॉडल या गुजरात मॉडल का बेस्ट एग्जांपल है। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। और सारे स्टेट की तो बात नहीं करते, लेकिन गुजरात का जो मॉडल है और महाराष्ट्र का जो मॉडल है, उस दोनों के बीच में क्या मेन डिफरेंस आपको दिखता है? महाराष्ट्र मॉडल भी ऐसे ही बढ़ रहा है अपने विकास में, और गुजरात भी, देखिए, फिर भी महाराष्ट्र और गुजरात अगर देखा जाए तो जैसे ट्विन स्टेट्स हैं, क्योंकि दोनों बिल्कुल बाजू बाजू में हैं, दोनों पोर्ट स्टेट्स हैं, समुद्र के तट पे हैं। लोग यहाँ से वहाँ जाते रहते, कई वर्षों से जाते रहते हैं, क्योंकि बम्बई में तो गुजराती बहुत रहते हैं। जी हाँ। और महाराष्ट्र के लोग भी गुजरात बहुत यहाँ आते रहते हैं। हाँ जी। और इन्वेस्टमेंट दोनों स्टेट्स में बहुत होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में दोनों, या इंटरनेशनल ट्रेड में मैं कहूँगा 19 की शताब्दी से ही दोनों स्टेट आगे थे। जब मैं गुजरात में पहली बार आया 1990s में, तो तब भी लोग गुजरात और महाराष्ट्र की तुलना करते थे, मगर मैं समझता हूँ तब महाराष्ट्र थोड़ा आगे था। अच्छा। गुजरात में अपनी एडवांटेज थी, गुजरात की सड़कें तब भी बहुत बढ़िया थी, मगर महाराष्ट्र ओवरऑल थोड़ा आगे था। आज मैं समझूंगा गुजरात थोड़ा आगे है।
जी हाँ सर, हम आपसे यही सुनना चाहते थे। इसका कारण जी क्या हाँ। है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पिछले 10-12 वर्षों में महाराष्ट्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा काम नहीं हुआ। अगर आप मुंबई में जाए, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, अहमदाबाद उसकी तुलना में छोटा शहर है, मैं मानता हूँ, मगर बम्बई की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें हैं, वो बहुत ही ख़राब है। वहाँ अगर आप जाएं, दिन में आपकी एक मीटिंग ज़्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि आपको 3 घंटे लग जाएंगे एयरपोर्ट से एक मीटिंग में जाने के लिए। जी हाँ। अहमदाबाद में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है या बड़ौदा में जो हुआ है, जी, उसकी तुलना जी, में बहुत जी, ज़्यादा जी, हुआ है। जी हाँ। दूसरा, देखा जाए, एक राजनीतिक नेतृत्व की बात भी आती है। पिछले 10 वर्षों में, गुजरात या 15 वर्षों में महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकारें रही हैं और करप्शन के मुद्दे बहुत बार उठे। उनके जो आज के मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चव्हाण साहब, बहुत भले आदमी हैं, उन पर कोई दाग नहीं है, मगर वो कमज़ोर हैं। कारण यह है कि उनकी, मैं दूसरी पार्टी की बात नहीं कहूँगा, उनकी अपनी पार्टी के लोग उनकी मदद नहीं कर रहे। और पिछले 15 वर्षों में करप्शन के इश्यूज़, मिस गवर्नेंस के इश्यूज़, कोई लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन महाराष्ट्र में हमने देखा है, और महाराष्ट्र ने इसकी एक कीमत चुकाई है। उसी समय में गुजरात में एक स्थिर, स्टेबल, अनकॉम्प्रोमाइजिंग और अनकॉम्प्लिकेटेड गवर्नमेंट रही है और एक मुख्यमंत्री रहा है, और उसने कहा है कि मैंने ये प्रदेश यहाँ से लिया है, अब उसको यहाँ ले जाऊँगा, मेरी ये विजन है। और इस पीरियड में उसने जो काम किया है, जो महाराष्ट्र के साथ जो गैप था, वो बहुत कम हो गया है, और कुछ सेक्टर्स में या कुछ फील्ड्स में तो आगे निकल चुका है। जी हाँ सर। तो गुड गवर्नेंस क्या कर सकता है? क्योंकि महाराष्ट्र में जो लोग हैं वो भी गुजरात में भी वैसे ही लोग हैं। कोई ये नहीं कि गुजरात के लोग बहुत अच्छे हैं और महाराष्ट्र के लोग बहुत खराब हैं। दोनों ही, उनमें वही पोटेंशियल है दोनों में। मगर अच्छा गवर्नेंस और एक अच्छा नेता क्या कर सकता है, ये हमने गुजरात में देखा है। जी हाँ सर, ये तो हमारे देश की बात हुई और स्टेट लेवल की बात हुई। इंटरनेशनल लेवल पे भी गुजरात का जो विकास या गुजरात के विकास की बात है, जैसे द टाइम मैगजीन या द इकोनॉमिस्ट और दूसरे भी रिसर्च सेंटर्स जो भी है, वहाँ पर भी गुजरात के किसी न किसी विषय के विकास के बारे में चर्चाएं होती ही रहती है। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, यहाँ भी 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक, अगर भारत का विकास होना है तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और लिबरलाइजेशन को हमें मैन्युफैक्चरिंग में ले जाना पड़ेगा, कि यहाँ चीज़ें हम बेचें ही नहीं, जहाँ हम चीज़ें बनाएं। ये सेलफ़ोन मैं बेचूं और आप खरीदें, ये तो बिज़नेस है, मगर ये सेलफ़ोन मैं बनाऊं, एक कारीगर जाके बनाए, इसमें और भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, क्योंकि फिर नौकरियाँ नीचे तक जाएंगी। हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन अगर भारत में कहीं हो रहा है तो हाँ, कुछ हद तक तमिलनाडु में हो रहा है, कुछ हद तक महाराष्ट्र में हो रहा है, पर ज़्यादातर गुजरात में हो रहा है। जी। अगर हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें जो अब बन रहा है, तो इसका करीब 40-50% इन्वेस्टमेंट तो गुजरात में ही जाएगा, और पहला फेज़ जो है मोरलेस गुजरात का ही है। तो उसमें जापानीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत आएगी, तो जापान के लोग गुजरात को देख रहे हैं। अमेरिका की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो गुजरात की तरफ आ रही है, वो गुजरात को देख रहे हैं। मुझे याद है, मैं 2011 में वाइब्रेंट गुजरात में आया था, तो यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिल के जो चेयरमैन थे रॉन समर्स साहब, उन्होंने कहा था कि गुजरात हमारे लिए बहुत प्रिय स्टेट है। तो तब की बात है, आज तो ज़्यादा और भी ज़्यादा हो गया। और अब ब्रिटिश हाई कमिश्नर भी आए गुजरात में 10 वर्ष बाद। तो वो क्यों आए हैं? क्योंकि बिज़नेस इतना ग्रो कर रहा है कि गुजरात कि अगर आपको भारत में काम करना है तो गुजरात में काम करना ही पड़ेगा। जी हाँ सर। ये तो रतन टाटा जी ने भी कहा था दैट इफ यू आर नॉट इन गुजरात यू आर मिसिंग समथिंग। मलिक जी, हमारी बातें चल रही थी डेवलपमेंट और हमारे मॉडल के हिसाब से, पर अक्सर ऐसा सुना जाता है कि कांग्रेस सरकार जो है तो वो हर बार आम आदमी का मुद्दा उठा के बातें करती है। तो आपके लिए, मतलब आपकी राय में, जो ये गुजरात का विकास का जो फल है, गुजरात में जो प्रोग्रेस हुआ है, उसका जो रिजल्ट है वो आम आदमी तक पहुंचा है? आप वो चीज़ को देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी का मुद्दा उठाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, सबको उठाना चाहिए। क्योंकि जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं या बिजनेस या ग्रोथ की बात करते हैं, तो हम केवल अगर 5 लोग, 5 उद्योगपति, 5 जर्नलिस्ट और 5 कोई इंटेलेक्चुअल एक
एयर कंडीशन कमरे में बैठ के बात कर रहे हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन या रिफॉर्म्स को आगे ले जाना है तो जो साधारण व्यक्ति है, आम आदमी कहें, जो भी कहें, उसको भी कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मेरे लिए या मेरे बच्चों के लिए इसमें कुछ है। और ये मैंने गुजरात में देखा है, क्योंकि यहाँ कुछ हफ्ते पहले इंडिया टुडे का एक ओपिनियन पोल आया था और टीवी की जिस चर्चा में मैं बैठा था उसमें एक सवाल उठा था, गुजरात के लोगों को पूछा गया कि जो यहाँ का इकोनॉमिक मॉडल है, जो यहाँ की इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी है नरेंद्र मोदी सरकार की, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है। तो 67% लोगों ने, यानी कि 3 गुजरातियों में से 2 गुजरातियों ने कहा कि हम संतुष्ट हैं जी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि सब 67% लोगों को फ़ायदा हुआ है, कुछ को हुआ है, कुछ को नहीं हुआ है, मगर उनको ये लगता है कि हमें अगर नहीं हुआ फ़ायदा तो बाद में होगा, या हमारे बच्चों को होगा, या ये जो रास्ता नरेंद्र मोदी ने चुना है ये ईमानदारी का रास्ता है और ठीक रास्ता है जी। और इस तरह का इंडोर्समेंट, 67% इंडोर्समेंट, मैं समझता हूँ किसी भी राज्य में या सारे देश में किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी को नहीं मिला होगा। तो यहाँ का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मॉडल है कि सरकार की जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ सरकार नहीं जाएगी, तो सरकार की जहाँ ज़रूरत है वहाँ सरकार रहेगी और ईमानदारी से काम करेगी। और अगर हम बिजली गांव में ले जाएंगे तो छोटे छोटे उद्योग गांव में जाएंगे, वहाँ जो एक किसान का परिवार है उसमें अगर 3 लड़के हैं या 3 लड़कियां हैं तो 2 लड़कियां किसान के साथ काम करेंगी और 1 लड़की और 1 लड़का घर में छोटा उद्योग चलाएंगे, क्योंकि बिजली की फैसिलिटी है जी। और अगर सड़कें अच्छी हैं तो हम उन सड़कों से अपना जो बनाते हैं वो बड़े शहर में ले जाएंगे जी। ये एक कॉमन आदमी को एक बड़े इकोनॉमिक प्रोसेस में लाना, ये नरेंद्र मोदी का सक्सेस रहा है और इसी कारण से वो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। अगर वो केवल उद्योगपति या बड़े उद्योगपति या बड़े इंडस्ट्रीज को प्लीज़ करते या उनसे सिर्फ बातें करते, उनकी बात ही सुनते या उनकी बात ही रखते, तो वो चुनाव बार बार नहीं जीतते। तो 67% उनको जो इंडोर्समेंट मिल रहा है नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता। आपने जो ये बिजली सड़क की जो बातें की, तो गुजरात में जो बिजली सड़क पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है अभी और दूसरे राज्यों में भी है जी, तो उसकी तुलना आप कैसे करेंगे सर? देखिए, बिजली सड़क पानी ये 3 मुद्दे हैं। सड़कों को देखा जाए तो गुजरात की सड़कें जहाँ तक मुझे पता है हमेशा देश की सड़कों से बेहतर थी जी। नरेंद्र मोदी के आने से मैं समझता हूँ और भी बेहतर हो गई है, क्योंकि खासकर कि ये एक वो मेहसाना हाईवे मैंने देखा है, एक राजकोट का हाईवे देखा है और एक अहमदाबाद से बड़ौदा का रास्ता देखा है। वो तीनों मुझे बहुत ही इंप्रेसिव रहे और इंटरसिटी कनेक्टिविटी और रूरल रोड्स की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है गुजरात में। पहले भी अच्छी थी, अब और भी अच्छी हो गई। मगर 2 एरियाज़ ऐसे हैं, पानी और बिजली, जहाँ पहले चैलेंजेस थे और मोदी जी ने बिल्कुल टर्न अराउंड किया है। पानी में गुजरात एक ही राज्य होगा, बड़ा राज्य देश में, जहाँ वाटर टेबल बढ़ा है, कम नहीं हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है आज के इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल सिचुएशन में, बहुत ही बड़ी बात है। दूसरा, बिजली की बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के जो गैप्स थे उनको ओवरकम करके किसान को और गांव में पानी बिजली मिले और किसान के खेत में नहीं, किसान के घर पे भी बिजली मिले उसको जी। चाहे तो उसके बच्चे पढ़ सकें, वो अपना एक छोटा उद्योग खोल सके। क्योंकि मैंने ये देखा था, ये 5-6 वर्ष पहले की बात है, कि डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के छोटे छोटे उद्योग, क्योंकि सूरत में बहुत महंगाई है, हाँ, रहना मुश्किल है, खाना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ तो प्राइसेस बहुत हाई हैं। तो छोटे छोटे डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के उद्योग गांव में वापस जाने लगे, क्योंकि वहाँ की बिजली की सिचुएशन इम्प्रूव हो गई जी। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये बाहर के लोग ज़्यादा देख नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे जी। क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि बिजली के जाने से गांव का जो डेवलपमेंट है वो केवल खेती के ऊपर नहीं निर्भर, वो एक छोटा उद्योग भी आप खोल सकते हैं, एक और स्ट्रीम ऑफ इनकम आप उसी परिवार को दे रहे हैं। मलिक जी, पिछले 10 सालों में जो बिजनेस का एटमॉस्फेयर है जो गुजरात में, उसमें भी विकास हुआ है, मतलब उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई है
और इंटरनेशनल लेवल पे भी गुजरात के बिजनेस का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत महत्व की चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। दूसरी ओर से कहिए तो जहाँ वर्ल्ड में जब सब जगह पर स्लो डाउन का माहौल है, वहाँ पे गुजरात के अंदर जो फ्रेश डेवलपमेंट में जो इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है लोगों का बिजनेस के फील्ड में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? इसका जवाब तो मैं एक लाइन में दे सकता हूँ। जी हाँ। मुझे गुजराती नहीं आती, मैं हिंदी में बोलूँगा। मगर नरेंद्र मोदी हर नहीं तो कई रैलीज़ में यही एक ही बात कहते हैं कि मैं ना खाता हूँ ना खाने देता हूँ। जी हाँ। तो जब कोई उद्योग, बड़ा उद्योग कहीं भी आता है, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आता है, तो वो क्या चाहता है कि हम अपना पैसा लगाएं, ईमानदारी से लगाएं और हमें कोई रोके नहीं। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तब रोके, अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आप बीच में बताओ। ये भारत के कई राज्यों में हमने नहीं देखा। यूपीए सरकार की जो स्थिति है आज, उसका कारण है कि लोग समझते हैं कि यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा है, क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा है। कि अगर मैं एक पॉलिसी ला रहा हूँ, मैं देश के लिए नहीं ला रहा, मैं अपने भाई की कंपनी के लिए ला रहा हूँ या अपने भतीजे की कंपनी के लिए ला रहा हूँ। ये हमने गुजरात में नहीं देखा जी। और इसका कारण आप देखिए कि भारत के जो बड़े उद्योग हैं, बड़े कंपनीज हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, वो भारत में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यूरोप में कर रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं, बाकी देशों में कर रहे हैं। ये एक बहुत विचित्र सवाल है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर भारत में इतनी अपॉर्चुनिटी है तो बाहर क्यों जा रहे हो? जी। और कई लोग ये कहते हैं कि यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का जो करप्शन, यहाँ का जो पॉलिसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है कि मंत्री कुछ कहता है करता, बाबू कुछ करता है, ये इससे हम तंग आ चुके हैं। केवल गुजरात में उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिला है जहाँ करप्शन बहुत कम है या नहीं है, जहाँ जो सरकार कहती है वो करती है और जहाँ वो संतुष्ट है। जी हाँ। इसीलिए गुजरात देश पूरे भारत से आगे निकल चुका है आज और भारत के लिए एक मिसाल है आज। मलिक साहब, हमारी इतनी सारी बातें हुई हर क्षेत्र के हर चीज़ के बारे में, फिर भी ओवरऑल आप ये जो गुजरात में जो 10 साल से जो डेवलपमेंट हुआ है हर क्षेत्र में, और कंपेरेटिवली आपने बोल दिया भारत से भी आगे निकल चुका है, तो फिर भी पूछना चाहेंगे आपसे कि सारे फैक्टर्स जो है जो एक स्टेट को सबसे ऊपर सर्वोपरि बिठाता है, वो सारी चीज़ों में आप गुजरात को कहाँ और कैसे देखते हैं? देखिए, हम भारत की विकास, जब हमारे मंत्री, मैं कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं कर रहा, हाँ कोई भी, अगर हम भारत की डेवलपमेंट की बात करें या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, तो हम भारत की बात करते हैं, कभी कभी भारतीय को भूल जाते हैं। हम गुजरात की बात करते हैं, कहीं कहीं गुजराती को भूल जाते हैं। जी हाँ। इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की एक ये खासियत है कि वो आम गुजराती को नहीं भूला। कुछ लोग तो आम आदमी, आम गुजराती की बात करते हैं चुनाव के समय और फिर 4 साल भूल जाते हैं। ये वो 4 साल भूलते नहीं हैं। क्योंकि मैं वाइब्रेंट गुजरात में जब गया था 1.5 वर्ष पहले, 2 वर्ष हो गए, तो मैंने एक बहुत विचित्र चीज़ देखी। मैं काफ़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जा चुका हूँ, देश में, बाहर भी। वहाँ क्या होता है, कमरे में, एयर कंडीशन के कमरे में मंत्री बैठते हैं, ब्यूरोक्रेट बैठते हैं, कुछ जर्नलिस्ट बैठते हैं, उद्योगपति बैठते हैं, सूट में बैठते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 2050 में ये होगा, 2020 में ये होगा, 2030 में ये होगा, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, फिर चले जाते हैं जी। और फिर वहाँ एक एग्जीबिशन होती है जो वो सभी देखते हैं, बाकियों को समझ नहीं आता। वाइब्रेंट गुजरात में मैंने देखा कि आम आदमी भी आ रहा है, उसको बुलाया जा रहा है। छोटे उद्योगपति, कोई बहुत साधारण व्यक्ति, कोई स्टूडेंट, कि आप भी आओ, ये कनाडा से एक कंपनी आई है, ये ताइवान से कंपनी आई है, ये चीन से आई है, जापान से आई है, आप देखो कि क्या विकास हो रहा है बाहर में, आप सीखो इससे। तो मैंने वापस जाके लिखा भी कि वाइब्रेंट गुजरात एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, एक मेला बन गया था जी। साधारण लोगों के लिए भी, कि आप भी कुछ सीखो। तो एक कॉमन गुजराती का भी इन्वॉल्वमेंट था, स्टेक था इस इकोनॉमिक प्रोसेस में जी। और ये मैं समझूंगा नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि गुजरात की इकोनॉमिक ग्रोथ में वो गुजरातियों के साथ लेके चले हैं जी। और इसी का कारण है कि वो, उनकी लोकप्रियता बनी हुई है और ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि अब ये चुनाव भी जीतेंगे। जी।
દર્શક મિત્રો, રૂબરૂ કાર્યક્રમમાં આપણે મળ્યા અશોક મલિકજીને. ફરીથી મળીશું નવા અતિથિ વિશેષ સાથે રૂબરૂ કાર્યક્રમમાં. આ જ ચેનલ પર. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.